Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 17. इसके पहले मैंने 16 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ YouTube पे। जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। बूस्टर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डील करता है स्मार्ट अप्रोच में जिनकी आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई हैं और उनके मैथ और रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस को डील करता है, उनको स्मार्ट अप्रोच से डील करता है और उन पर एक्सेस करता है और उसे वो प्रूव करता है कि क्या एग्जाम हॉल में से लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। ये आप खुद डिसाइड करोगे, क्योंकि देखो मैं तो बोलूँगा ही ना कि हाँ किया जा सकता है, लेकिन जब तक आप खुद पे अप्लाई करके नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप देखो क्वेश्चंस को, डिस्कशंस देखो, आपको समझ में डेफिनेटली आएगी और बूस्टर पैक आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, राइट। तो ये तो है इंट्रोडक्शन, राइट। हम एक एक करके आज क्वेश्चंस दिखला देते हैं जो एनटीपीसी के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये एज का क्वेश्चन है, राइट। इसका की पॉइंट क्या है, की वर्ड क्या है, मैं डिस्कस पिछले की वीडियो में कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने इसको लिया है, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको फिर से इसलिए कर रहे हैं ताकि जो देख रहे हैं वो इसको अच्छी तरह से समझ जाए, राइट, और उन्हें कभी भी दिक्कत ना हो। पहला दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये भी मैं करा चुका हूँ स्मार्ट अप्रोच में, ये रिवीजन के लिए मैंने लिया है। ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट हम ये भी दिखाएंगे कि अच्छा इसमें कैलकुलेशन कैसे कम करेंगे। आपको शुरू से हम बता रहे हैं कि जब भी आप क्वेश्चंस को देखो तो ऑप्शंस को जरूर देखो कि ऑप्शंस क्या कहता है, तो उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का इजी बोल सकते हैं, लेकिन जिसको कंसेप्ट नहीं पता तो डेफिनेटली फंस जाओगे, तो इसको भी हम बेहतरीन तरीके से डील करने वाले हैं। ये टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम में देख रहा है लेकिन टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट लाइन तक हमको पढ़ के जाना है, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में मिस्टेक कर दोगे, राइट। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं आज के सेशंस में, राइट। तो जिनसे हो जाते हैं स्मार्ट अप्रोच में वो इसे स्किप करके जा सकते हो, हाँ, बट इतना करना कि यदि आपके कोई लव्ड वंस हैं तो आप उसे बता सकते हो, उसके पास शेयर कर सकते हो, राइट। सो डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ओके। तो आते हैं सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशन पे आने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि एज वाले क्वेश्चंस को ना सबसे पहले ना इंग्लिश में समझने की कोशिश करो, पहला बात। और दूसरा बात, आपको जो मैं एक की वर्ड बताया हूँ ना, ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ पे इज है, कहीं पे वाज मिलेगा, कहीं विल भी मिलेगा, तो हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखना है। ये हेल्पिंग वर्ब डिवाइडर का काम करता है, बोला ठीक। अब क्या कहता है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन। इसका मतलब है कि मेरे पास मतलब जो क्वेश्चंस में है, फादर है और सन है, ठीक है। एज को हम इसको फादर और सन ही ट्रीट करेंगे, ना कि एक्स और वाई मानने बैठ जाना, नहीं तो फंसोगे। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर, यानी फादर और सन का जो एज होगा उसको हम सम करेंगे, बोला ठीक है। इज सन यहाँ पर क्या है, इज है, इज है, इसका मतलब क्या है, ये डिवाइडर है, तो इसको इक्वल करेंगे। क्या बोलते हैं 18 years more than 4 times the present age of the sun। तो present age सन का क्या है s, तो 4 टाइम्स बोला है तो 4s, और कितना ज्यादा 18 यानी 18 साल ज्यादा। देखो यदि आपको ये नहीं पता ना कि हेल्पिंग वर्ब काम कैसे करता है तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब ये इक्वेशंस को ना डिवाइड कर देता है बराबर भाग में। तो इज के इस साइड वाला, ध्यान से देखना, इज के इस साइड वाला को मैं इस साइड रखा हूँ और इज के इस साइड वाला मैंने इस साइड रखा हूँ,
इन बोल रहा है कि फादर और सन का प्रेजेंट एज जो है उसका सम, और इस साइड में देखो क्या लिखा है, 18 years मोर देन 4 times द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो 4 times यहाँ पर ले लिया मैंने, 18 यहाँ पर ले लिया। अब देखना ध्यान से, ये पहला इक्वेशन बनेगा, एफ एस यहाँ पर है, 4s इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, f-3s इक्वल कितना हो जाएगा, 18, पहला इक्वेशन। अब हम दूसरी लाइन पर चलते हैं, बोलता है ना कि आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years यदि बात करेंगे तो आफ्टर 5 years क्या होगा, फादर का एज तो एफ मैंने माना है, तो 5 years आफ्टर, तो 5 इसमें जुट जाएगा। उसी तरह से सन में भी 5 years जुट जाएगा, क्योंकि यदि बाप की आयु बढ़ेगी भाई तो बेटा की भी आयु तो बढ़ेगा। ओके, तो आफ्टर 5 years 4 times द फादर्स एज, 4 times द फादर्स एज। अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे विल भी है, इसका मतलब फिर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अब इस डाटा को सीधा हम इस साइड कर देंगे, तो कैसे करेंगे, देखो क्या बोलता है, 14 times द सन्स एज, ये है 14 times द सन्स एज, और उसके बाद क्या बोला, 8 years लेस देन, मतलब जो भी काम होगा इसी साइड होगा। क्यों इस साइड होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के ये इस साइड है। तो 18 years लेस देन, तो 8 years लेस देन, सॉरी, तो यहाँ पर 8 कर देंगे, तो 4f प्लस 4 5 20, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, 14s मतलब 14s, 14 5 70, और 70 में से 8 माइनस करेंगे। अब ध्यान से समझना, इक्वेशंस को बस तोड़ रहे हैं, इस साइड से उस साइड कर रहे हैं। 4f माइनस 14s, ये उस साइड चल जाएगा तो 14s हो जाएगा, और 70 में 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 62, अब 62 में 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 42। बोला ना, ठीक है, बस कैलकुलेशन ही तो करना है। 2 कॉमन ले लो, 2f माइनस 7s, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। आप सॉल्यूशन कर दीजिए, हो गया आपका काम। देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, 2f माइनस 7s, ये इक्वल 21 है, ये दूसरा इक्वेशन है, बोला ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है, यहाँ पर देखो f माइनस 3s बराबर 18, इसको 2 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे, इतना तो पता है ना भाई क्यों करेंगे। 2f माइनस 6x बराबर 36, ये पहला इक्वेशन है। इसको हम माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, अपोजिट ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। भाई ये इक्वेशंस का मान मैं निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। s15 आ गया, यानी सन का एज मेरा 15 ईयर्स है। बोला ठीक है, अब इस s की वैल्यू को जहाँ पे चिपकाना है चिपका दो, छोटा इक्वेशन हमको ये लग रहा है तो 1 में हम चिपका दें, क्या हो जाएगा f माइनस 3s, तो 15 दिया 45 और 18 63, तो फादर की एज हो जाएगी आपका 63 ईयर्स। कुछ नहीं करना है, s की वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे तो ये 63 आ जाएगी। आप उतने बच्चे नहीं हो, राइट, जो मैं एक एक करके लाइन बताऊँ, ठीक है, बताऊंगा वक्त पड़ेगा तो, बट अभी नहीं। सुनो, अब क्या पूछा उसने, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर उसने पूछा है। 63 में 15 घटा दो, ये रहा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में आपको हेल्प कौन करने वाला है, हेल्पिंग वर्ब। इसके पहले भी मैंने इस टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है, वाइडली डिस्कशन किया है। आप जाओ, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। और एज का ना ये इस बार एनटीपीसी से मस्त क्वेश्चन बनाया है, अपकमिंग एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली फायदा करेगा, चाहे किसी भी एग्जाम्स में आ जाए। इस चीज को याद रखना, हेल्पिंग वर्ब वाली बातें जो मैं बताया हूँ, ठीक है, मजा आने वाला है। सो नेक्स्ट पे जाता है।
तो इस क्वेश्चन को भी हम डील कर चुके हैं। अब बोलोगे डील किया तो लिया क्यों? इसलिए लिया ना, ताकि आपको थोड़ा मन लगा रहे कि हाँ बना बना रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। अब देखो, एक व्यक्ति है, 12 घंटा में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसको। बोला ठीक है, करवा दो। यदि वो इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए? मैंने आपको क्या बोला था, शुरू से मैं बता रहा हूँ, बूस्टर पैक 1 से ही, कि जब भी वैल्यू पुट करने की बात आती है ना, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखो। ठीक है, 2/3 समय, यहाँ पर दूरी का 2/3 भाग, मतलब दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है। तो दूरी का जब 2/3 भाग है, ध्यान से समझना, दूरी का 2/3 भाग है, तो इसके हर में कितना है? 3। सीधा मैं करूंगा कि मेरे पास 3 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, बोला ठीक, 3 यूनिट का डिस्टेंस है मेरे पास, तो दूरी का 2/3 भाग, तो 3 का 2/3, ये 2 यूनिट हो जाएगा और ये 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 यूनिट की वैल्यू कितना है पता है? 753 किलोमीटर, क्योंकि मैंने तो इसे लेट किया है और ये डिस्टेंस यहाँ पर 753 दिख रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू 753। बोला ठीक है। अब सुनो, अब ये सुन लो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो? सुनो, 2/3 समय में तय करता है। टोटल समय कितना है? टोटल समय मेरा 12 घंटा, तो 12 का 2/3 कितना हो जाएगा? 3 चौकी 12, 4 दूना 8 घंटा। तो ये 8 घंटा मेरा लैप्स हो चुका है, 8 घंटा तो जा चुका है, तो बचा कितना? 4 घंटा मेरे पास बचा है। ठीक है, 4 घंटा बचा है। इस 4 घंटा में हमको इस 1 यूनिट की दूरी तय करनी है। बोला हाँ ठीक है, तो 1 यूनिट की यहाँ वैल्यू कितना आ रही है? 3 यूनिट की वैल्यू है 753, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 या 75, 1 से 3 से कर देंगे, हो जाएगा। तो ये 251 किलोमीटर को हमको कवर कितना में करना है? 4 घंटा में। तो इसकी स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिवाइड कर दो। 6 चौके 24, यहाँ पर 11 बचेगा, तो 4 दूना 8, 3 बचेगा, डिवाइड करो, आंसर आएगा। देखो, इस क्वेश्चन को मैं पहले के वीडियो में वाइडली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जाओ देखो, और यदि यहाँ से समझ आ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि नहीं समझ आई पूरी तरह से, तो आप जाओ, जब एक टाइप के क्वेश्चंस 2-3 बार बनाओगे ना, तो वो दिमाग में सेटअप हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस ना हर शिफ्ट में दिखाई दे रहा है, इस टाइप का क्वेश्चंस, इसलिए मैं उसको इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपका दिमाग में सेटअप हो जाए। राइट, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो, ये है मेंसुरेशन का क्वेश्चन, रेक्टेंगल का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बोलो नॉर्मल सा लिया क्यों? सुनो, आपको मैंने ये बोला, शुरू से बता रहा हूँ, कि जब भी आपको सवाल सॉल्व करनी है ना, जनरल कॉम्पिटिशन जिसमें ऑप्शंस रहते हैं, आप सबसे पहले ऑप्शंस पे डेफिनेटली देखो एक नज़र में कि कहता है क्या है। ये बोला ना कि मूल आयत का परिमाप, यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? और आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो मेरा आंसर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। बोला क्यों डिविजिबल होगा? इसलिए डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ 2 से गुना हो रहा है। तो अब हम जाते हैं ऑप्शंस पे, क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? बोलेगा नहीं। क्यों 2 से डिविजिबल? इसलिए नहीं है कि 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, उसके यूनिट डिजिट पर या तो 0 हो या फिर 2, 4, 6, 8 हो। बोला नहीं है, तो नहीं होगा डिविजिबल। ये डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है, तो 2 से डिविजिबल है। 573 डिविजिबल नहीं है, इस यूनिट डिजिट पर 4 है, तो ये भी डिविजिबल है। तो आप
एक नज़र में दो ऑप्शंस को हटा दिए। और यदि आपका कभी टाइम अच्छा रहा ना, तो आपको सवाल सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर तक चले जाओगे। ये वाला टेक्निक से, ये स्मार्ट अप्रोच से, राइट। और आप प्रैक्टिस में अभी से इसको अप्लाई करो, डेफिनेटली एग्जाम में काम आएगा। मैंने यूज किया है इसलिए आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको मुझसे प्यार हो जाए, राइट। अब सुनो, अब तो मैंने बोला कि चलो यार अब तो फंस गए, या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है आंसर। तो कहें कि अब तो बनाना पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है। इसमें यह बोलता है ना कि एक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर बढ़ जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर कम कर दी जाए। बस एक कंडीशन से, देखो एल ही हमको मानना है, एक्स वाई नहीं मानना है। क्यों? एक एक्स्ट्रा टेंशन हमको क्यों रखना कि लंबाई को मैंने एक्स माना, चौड़ाई को वाई माना? नो नो नो, एल लेंथ, लंबाई। उसकी लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं 5 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई है यानी ब्रेड जो है उसमें 7 मीटर कम कर रहे हैं। तो मान लो कि यदि एल लेंथ है एंड बी ब्रेड है, मतलब चौड़ाई है, तो उसका एरिया क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है भाई, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो बोला ये वैल्यू तो आती है, लेकिन ये 8 वर्ग मीटर कम हो जाता है, यानी 8 वर्ग मीटर कम हो गया। पहला इक्वेशन सुना दिया मैंने। यदि लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए, ओके, लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए। क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला देख लो ना। चौड़ाई चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, यानी एल बी प्लस 33। देखो भाई, ऐसे इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे और सॉल्व भी करने पड़ेंगे। यदि ऑप्शन से जाना होता तो हम आपको ऑप्शन से ही बता देते। हम नहीं चाहते कि आपका टाइम बेमतलब का बर्बाद हो। आप इस दोनों को गुना कर सकते हो, एल इंटू बी, एल बी माइनस 7L प्लस 5B माइनस 35 बराबर एल बी और माइनस 8। ये पहला। और दूसरा क्या हो जाएगा? एल बी प्लस ये हो जाएगा 8L और माइनस 5B, और ये हो जाएगा -40, और ये हो जाएगा एल बी प्लस 33। दूसरा इक्वेशन, ध्यान रखना यार कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। इस एल बी से इस एल बी को काट दो, तो अब हम कहाँ जा सकते हैं? अब हम जा सकते हैं, पहला इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ 5B माइनस 7L और इक्वल्स क्या हो जाएगा? देखो 5B लिया माइनस 7L लिया माइनस 8 प्लस 35, तो ये कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। बोला ठीक है यार, अच्छा किया। अब ये भी एल बी और एल बी कटा दो। -5B पहले लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं? ताकि कटाने में हमको ईजी हो जाए। -5B प्लस 8L, और ये क्या है? -40 है, -40 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 40 से 33 कितना हो जाएगा? 73। यार मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ? -8 प्लस 35 27, 5B माइनस 7L, और यहाँ पे -5B प्लस 8L और 40 33 73। बोला ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कटा देते हैं। ये मैंने कटा दिया, -7L प्लस 8L, ये L हो गया, और ये 73 27 X हो गया। कुछ मिस्टेक हुआ यार, कहाँ पे गलती कर दिया? ओ यार देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, मैंने यहाँ घटा दिया, यहीं पे गलती हो गया यार। देखो ये +8 होना चाहिए और यहाँ पर 43 होना चाहिए था। तो +8 होगा, ये +8 होगा
और 35 इधर जाएगा तो ये 43 होगा। 35 8 43। यहाँ पे देख लेते हैं कोई गलती तो होती नहीं है। 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। -5b प्लस 8l। 40 33 73। हाँ ठीक है। तो ये जो l की वैल्यू है ये वाला, ये l की वैल्यू आ जाएगी 3 3 6 और 7 4 11, 116। अब l की वैल्यू को ना आप किस में चिपका दो, एक से इस l की वैल्यू को आप इसमें चिपका दो, b की वैल्यू आ जाएगी। तो 5b 116 गुना 7 करेंगे, 16 छक 96, 16 सत्ती बलौतर से, और यहाँ 700 यानी 812। ऐसे गुना करो तोड़ ताड़ करे। और ये कितना है, 43 है। तो 5b इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 855। बोला हाँ ठीक है। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी, 17 और 1। ठीक है। अब इसने क्या पूछ रखा था, पैरीमीटर पूछ रखा था। लंबाई निकल गया मेरा 116, चौड़ाई निकल गया मेरा 171, 6 1 7 और 17 11 कितना होता है 28। लेंथ एंड ब्रेड्थ का सम है। पैरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, पैरीमीटर निकालने के लिए 2 से गुना कर दोगे, 2 × 2 8 7, और ये 7 2 14, 28 9 56 1 57, 574 मीटर। और ये रहा आंसर। देखो एग्जाम्स में कहाँ गलती होता है, जो मैंने गलती किया ये पढ़ाने की जगह मैंने घटा दिया, एक गलती, एक मिस्टेक। और ये मिस्टेक के कारण से आपके एग्जाम्स में ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो मैं गलती कर रहा हूँ वो आप मत करना, क्योंकि आपको तो एग्जाम में बैठनी है, राइट। सो एल और पी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और टू का डिविजिबिलिटी आपको अप्लाई करके देख लेना। यदि एग्जाम्स में टू का डिविजिबिलिटी से काम हो जाता है तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा जितना ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। शायद वो आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इक्वेशंस का खेल है, कुछ नहीं है, लेकिन डिविजिबिलिटी जरूर चेक करनी है, वरना फंस जाएंगे साहब। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेहतरीन मान सकते हैं, लेकिन उतना भी बेहतरीन नहीं। बट हाँ, आपको क्या क्या जानना जरूरी है आपको मैं बताता हूँ। कॉस्ट प्राइस बराबर आप क्या लिख सकते हो, चलो कि एक सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में यदि प्रॉफिट माइनस कर दोगे, सेलिंग प्राइस में यदि प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आप कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाओगे। या फिर सेलिंग प्राइस है लेकिन उसको यदि हम लॉस में बेचते हैं, ठीक है, मान लो कोई वस्तु को आपने लॉस पर बेचा, हानि पर बेचा, तो कॉस्ट प्राइस पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस को जोड़ना पड़ेगा, जो कि एक बेसिक चीज है, जानना चाहिए, पता होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोलेंगे और क्या जानना चाहिए हमको, हमें क्या जानना चाहिए। देखो हमें एक परसेंटेज दे रखा है यहाँ पे 75%। उसके पहले एक बात और आपको बताऊंगा मैं, 75%, 75% की वैल्यू क्या होती है, बोलेंगे 3/4 होता है। बोला ठीक है, 3/4 पता है। फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये तो चलो बेसिक चीज मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं क्या बोला हूँ, जब भी सवाल देखो मैथ्स का तो ऑप्शन देखो। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 50% का जब आप लाभ प्राप्त करोगे तो उस चीज को 3/2 से गुना करना पड़ेगा। पता है या नहीं पता है। अब देखो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 2 यूनिट में 1 यूनिट यहाँ पर फायदा है, लेकिन यदि विक्रय मूल्य आपको निकालने बोलेगा तो आप इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हो ना, 3/2। यदि आप रेगुलर फॉलो नहीं करते हैं तो भाई फॉलो करो, ताकि ये सब बच्चे वाली चीज मुझे नहीं बताना पड़े। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो भी आंसर होगा
वो 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। बोला हाँ ठीक है। 3/2 से यदि मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो 3 का डिविजिबल होगा। बोला ये भी ठीक है। और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? बस डिजिट से हम लगा दो। चलो 9 5 14 5 19, ये तो कभी नहीं आंसर होगा, एक ऑप्शन हट गया। 6 2 8 5 13, ये भी कभी नहीं आंसर हो सकता है, कट गया। 8 5 13 5 18, ये हो सकता है क्योंकि 8 5 13 5 18 3 से डिविजिबल है। 6 1 7 5 12, ये डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आंसर या तो ए या बी होगा। आप दो ऑप्शन को, ठीक है, ये स्मार्ट अप्रोच से हटा सकते हो। तो बचा क्या मेरे पास? दो ऑप्शंस। इसका मतलब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप सुनो। ठीक यहाँ पर वही बात होगा जो मैं ये बोल रहा हूँ। जब आपको ऐसे सवाल आए ना, तो आप ना कॉस्ट प्राइस को इक्वेट कर दो। कहाँ चला यार? हाँ, कॉस्ट प्राइस को इक्वेट कर दो। क्या बोलता है? एक अलमारी को 3437 रुपये में बेचने पर लाभ का जो मूल्य है, उसे 3338 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 75% अधिक है। अब सुनना ध्यान से, इंग्लिश पढ़ा। ऑन सेलिंग ए वार्डरोब एट 3437, द वैल्यू ऑफ गेन इज 75 मोर देन। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 और 4 ये तो रेशियो है, लेकिन आपको तो अमाउंट पे जाना है। अमाउंट पे जाने के लिए क्या करें सर? तो ये 3y है और ये 4y है। तो बोला ठीक है, मैं एक सामान को बेच रहा हूँ 3437 में। इसमें मेन क्या है? इक्वेट द सीपी इन बोथ साइड। आपको क्या करना है? सीपी को इक्वेट कर देना है। तो 3437 रुपये में बेच रहे हैं एक सामान को, और एक सामान को यहाँ पर हम बेच रहे हैं 3338 में। बोला ठीक है। तो इतना पर जो बेच रहे हैं ना, ये बोल रहा ना कि द वैल्यू ऑफ गेन इज 75% मोर देन द वैल्यू ऑफ लॉस। तो यदि यहाँ पर लॉस हो रहा है, अब हम क्या बोले? जब लॉस हो जाए, रुकना थोड़ा सा, जब लॉस हो जाए, जो अमाउंट लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस में जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा सीपी मेरा। ठीक है। और यदि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ये अमाउंट प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट यदि हो रहा है तो प्रॉफिट में मतलब सेलिंग प्राइस में यदि प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस पे चल जाओगे, क्योंकि सामान तो एक ही चीज है ना। अब बोलोगे कि 7y कैसे लिखा? 7y इसलिए लिखा कि इस कंडीशन में जितना मेरा लॉस हो रहा है उससे 75% ज़्यादा मेरा लाभ हो रहा है। तो यदि ये 4y है तो इसका 75% कितना हो जाएगा? 3y। तो इसका 75% ज़्यादा, तो इसका मतलब 7y। तो 7y यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में यदि प्रॉफिट को माइनस करोगे, तो यहाँ पर है ना, सेलिंग प्राइस में यदि प्रॉफिट को माइनस करोगे तो आप सीपी पर पहुंच जाओगे। और सेलिंग प्राइस में जब लॉस हो जाता है तो उसको यदि उस लॉस को यदि प्लस कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे सीपी पर। बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं। 3437 में 3338 हम घटा देते हैं, इधर आएगा तो घट जाएगा। बोला कोई दिक्कत नहीं है, घटा दिए। 17 में 8 गया 9, 12 में 3 गया 9, 99, 99 ही आएगा। और ये 4y है, ये 7y इधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 4 11y, 11y। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 9। y की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब आप सीपी तक चल जाओ। सीपी तक जाने के लिए मैंने क्या बोला? या तो आप इसका इस्तेमाल कर लो या इसका इस्तेमाल कर लो, कोई बात नहीं, ये इजी लग रहा है, हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। 3338 है, 3338 4y, y की वैल्यू कितना आई है? 9 आया है y का वैल्यू। y की वैल्यू 9 आई है, 9 चौक 36। तो 3338 और 36 कितना आ जाएगा? 3374। 3374, ये मेरा सीपी है। लेकिन अभी भी आंसर नहीं हुआ। तो बोला क्यों? क्यों नहीं आंसर हुआ? ये तो मेरा सीपी निकला है ना। बोला कि 50% लाभ प्राप्त
करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। कर दीजिए मल्टीप्लाई। 16 दूना 32, यहाँ पर 17, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7। आप यूनिट डिजिट से जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? यहाँ पर 7 है, 7 21। क्या एग्जाम्स में इतना सोचना है? इससे भी ज़्यादा सोचना है, राइट? कि यूनिट डिजिट कहाँ लगेगा, डिविजिबिलिटी कहाँ लगेगा, 3 से कहाँ से गुना करना है। देखो, कंसेप्ट जानना वो तो ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो जाता है पता है? ये सब चीज़ अप्लाई करना। जैसे ही ये सब चीज़ें आप अप्लाई करोगे ना, तो दिमाग ऑटोमेटिक आपका हाई लेवल पर चला जाएगा और आप बेहतरीन कर पाओगे, राइट? सो टाइम कम पड़ जाता है ना, इसलिए नेक्स्ट। अगेन इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है पता है? कि आपको लास्ट लाइन तक जाना है कि पूछ क्या रहे हैं। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। पाइप बी इसे पूरी तरह से 27 मिनट में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है, माइनस ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 54। ये 18 थी, 54, ये 27 दूना 54 -2। ये पता है ना, ये मेरा टाइम है, ये एफिशिएंसी है, और ये वाला 54 टोटल वर्क है। शुरू से फॉलो कर रहे हैं, बेहतरीन समझ में आएगी। ये तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जाएगा, इसलिए बी कंसंट्रेटेड, दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट? तो पाइप ए को खोला जाता है, सुनना ध्यान से, पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। यदि हम ए को 6 मिनट चला देंगे तो ये 18 यूनिट हमको दे देगा। टोटल यूनिट कितना है मेरे पास? 54। 54 में 18 चला गया, 36 यूनिट। इस 36 यूनिट को, अब सुनना ध्यान से, 36 यूनिट को अब चूंकि पाइप बी को खोल दिया जाता है, तो इन दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? इसका 3 है, इसका -2 है, तो इसका कंबाइंड एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो अब सुनना, ये कितना है? 36। इसने पूछ क्या रखा है? देखो, ये लाइन मैंने पढ़ने क्यों बोल रहा पता है? कितने मिनटों में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा? तो ये जो 54 में 18 भर गया, तो ये 36 बचा, तो यही तो रिमेनिंग पार्ट है, यही रिमेनिंग पार्ट को भरना है। तो आप 36 पर चले गए। देखो, लेकिन ये फंसा कहाँ सकता था पता है? यदि इसने एक ऑप्शन 42 दे दिया होता ना, तो कुछ ना कुछ बंदे डेफिनेटली फंस जाते हैं, क्योंकि वो तो माइंड में इमेज बनाकर चलते हैं कि पूरी टंकी हमको निकालना कि पूरा टाइम कितना लगा। लेकिन ये लास्ट लाइन पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? एनटीपीसी में इस बार क्या किया नौटंकी वो, कि किसी में पूछ लिया है कि 2/3 भरने में कितना टाइम लगेगा, किसी में पूछ लिया हाफ भरने में कितना टाइम लगेगा। आप यदि ऊपर ऊपर से मार के आंसर निकल गए ना, तो आप डेफिनेटली फंस जाओगे। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद ये था। ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते ये स्टैंडर्ड है, इसको स्मार्ट अप्रोच में डील करने की जरूरत है, इसको स्मार्ट अप्रोच में डील करने की जरूरत नहीं है। बट ये जो लास्ट लाइन है भाई साहब, ये वाला, इस लास्ट लाइन का आप ख्याल रखेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया। सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सो थैंक यू टू ऑल एंड लव यू टू ऑल, और मिलते हैं हम बूस्टर पैक 18 में। जो भी होना होगा बताना, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो आपको अच्छा लगे वैसा करना। आई वेलकम and always ready to welcome you. So thanks and see you again in Booster Pack 18.